हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पार्ट 2 की। यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स की, जैसे पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज। तो शुरुआत करते हैं पोटेंशियोमीटर से। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था, हमने गैल्वेनोमीटर, अमीटर और वोल्टमीटर, ये तीन चीजें पढ़ी और हमने सीखा कि कैसे अमीटर को बनाया जाता है, कैसे वोल्टमीटर को बनाया जाता है विद यूज बाय यूजिंग गैल्वेनोमीटर। ठीक है, क्या क्या था एक बार आपको जल्दी से याद करा दूं। अमीटर सीरीज में लगता है। जब सीरीज में लगता है मतलब उसका जो रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस, वो कम होना चाहिए ताकि करंट जो है सर्किट की उस पर फर्क ना पड़े। तो आइडियल अमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 0 होता है। प्रैक्टिकली अमीटर में रेजिस्टेंस होता है, इसीलिए करंट में कुछ डिफरेंस आता है। ठीक है, जब गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाया जाता है तो हमने पढ़ा था कि गैल्वेनोमीटर एक बहुत छोटी करंट ही कैरी कर सकता है, ज्यादा करंट नहीं कैरी कर सकता, जबकि सर्किट में करंट ज्यादा होती है। अगर ऐसा है तो हमें गैल्वेनोमीटर को एक बाईपास रूट देना पड़ेगा जिससे बची जा सके, और ऐसा करने के लिए हम एक शंट रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। बहुत छोटा रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं ताकि मैक्सिमम करंट उधर से निकल सके। वोल्ट पोटेंशियल बिटवीन एनी टू पॉइंट्स मेजर करने के लिए इसको लगाया जाता है पैरेलल में, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में सेम होता है। अच्छा, इसके लिए अगर देखा जाए कि आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो सोचो अगर इससे वोल्टमीटर से करंट पास होता तो क्या इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो एक्चुअली मेजर करना चाहिए था वो नहीं कर पाता। इसलिए आइडियल वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होना चाहिए, और इस ऐसा करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं। तो वो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस प्लस जो एक्सटर्नल आपने रेजिस्टेंस लगाया वो, ये दोनों मिलकर एक हाई रेजिस्टेंस बनाते हैं और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे प्रैक्टिकली इसमें बहुत कम करंट फ्लो होती है और जो एरर आती है वो कम होती है। ठीक है, आइडियल वोल्टमीटर के लिए रेजिस्टेंस इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं होता, इसलिए प्रैक्टिकली कुछ एरर तो आती है। अब हम बात करते हैं पोटेंशियोमीटर की। तो ध्यान से इसका अगर नाम देखें तो ये भी क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है, पोटेंशियोमीटर। तो वोल्टमीटर भी तो यही करता था, फिर इसका क्या काम है। इसका काम यह है कि वोल्टमीटर में जो एरर आ रही थी बिकॉज ऑफ करंट फ्लो, भाई वोल्टमीटर से करंट फ्लो हो रहा था, उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेशन में एरर आ रही थी, वो इसने रिमूव कर दी। पोटेंशियोमीटर में जब हम मेजर करते हैं तो सर्किट से करंट 0 फ्लो होती है, और ये यहाँ का फायदा है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एक्यूरेट मेजर होता है। तो क्या इसका सेटअप है, कैसे काम करता है, उसके बारे में बात करते हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप है टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू टर्मिनल्स ऑफ अ सर्किट विद हाई एक्यूरेसी। ये इसका फायदा है। वोल्टमीटर में एक्यूरेसी हाई नहीं होती थी, पोटेंशियोमीटर में एक्यूरेसी हाई होती है। विदाउट ड्रॉइंग एनी करंट फ्रॉम द सोर्स फॉर मेजरमेंट, ये इसकी खास बात है। वोल्टमीटर तो था वो करंट ड्रॉ करता था, कुछ करंट लेता था, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस सही नहीं आ पाता था। यहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो होगा एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट। चलिए, EMF of battery can be measured using this as it does not draw any current. तो ना सिर्फ सर्किट के दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, बैटरी का EMF भी इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये उस बैटरी से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करेगा। जब करंट ड्रॉ नहीं करता तो उसका जो EMF है, एक्चुअली उसका जो EMF है वो हम इससे पता कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप आगे देखते हैं। तो वर्किंग सेटअप जो है पोटेंशियोमीटर का, वो दो सर्किट्स होते हैं, एक प्राइमरी सर्किट, दूसरा सेकेंडरी सर्किट। ठीक है, प्राइमरी सर्किट जिसमें नॉन पैरामीटर्स होंगे, जो पैरामीटर्स आपको पता होंगे कि कितने आपने बैटरी लगाई है, कितना रेजिस्टेंस लगाया है, वो सारी चीजें आपको इसमें पता होंगी। तो नॉन पैरामीटर्स जिसमें होंगे वो कहलाता है प्राइमरी सर्किट। दूसरा सेकेंडरी सर्किट, वो जिसमें आपको मेजर करने वाली चीजें रखी रहती है। मान लो कोई सर्किट है जिसमें आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, या कोई बैटरी है जिसका EMF मेजर करना है, तो वो सेकेंडरी सर्किट में रहेगा। ठीक है, तो सर्किट आपके सामने है। सर्किट बनता है कुछ ऐसा कि एक नॉन बैटरी EB आपके पास है, ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है। एक रियो स्टेट आपके पास है, रियो स्टेट मतलब जिससे रेजिस्टेंस वेरी किया जा सके,
वो आपके पास है। एक अमीटर लगा हुआ है करंट मेजर करने के लिए प्राइमरी सर्किट में, और ये है एक पोटेंशियोमीटर वायर। ए से बी तक क्या है? एक पोटेंशियोमीटर वायर। आप देखें इस डायग्राम में, जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप का डायग्राम है, उसमें आपको एक लकड़ी का ये बोर्ड दिख रहा है ना? इस वुडन बोर्ड पे ध्यान से देखें तो एक वायर यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से पूरा बंधा हुआ है। ये वायर एक स्ट्रेट वायर है, जिसे स्पेस सेविंग करने के लिए इस तरीके से यहाँ पे राउंड करके रैप किया गया है। कोई भी दो टर्मिनल्स आपस में टच नहीं कर रहे हैं, सब कुछ इंडिविजुअल है, पूरा एक स्ट्रेट वायर है ये। इसकी लेंथ है 100 मीटर, सॉरी इसकी लेंथ है 10 मीटर्स। जनरली इसकी लेंथ अपन लेते हैं 10 मीटर्स के बराबर। तो ये हो गया आपका पोटेंशियोमीटर वायर। ये हो गया आपका नॉन सर्किट, जिसमें एक सप्लाई है, एक रियोस्टेट है और एक अमीटर है। क्लियर है बात? इससे नीचे जो सर्किट है उसमें एक अननोन बैटरी है जिसका पोटेंशियल आपको देखना है। गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जो करंट डिफ्लेक्शन को दिखाएगा। तो यहाँ पे ये जो सेकेंडरी सर्किट है वो ये है। यहाँ पे जो अननोन ईएमएफ है जो हमें फाइंड करना है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जो इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं इसे चेक करेगा। तो प्रैक्टिकली जब आप ऐसा सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, ये है एक जॉकी। जॉकी क्या होता है? एक आगे मेटल की टिप है, पेन जैसा समझ लीजिए, इसके आगे एक मेटल की टिप है। उस मेटल की टिप को आप इस वायर पे अलग अलग जगह पे टच करते हैं। अब सोचिए होता क्या है कि ये जो पूरा वायर है, पोटेंशियोमीटर वायर, इसमें जब आप ये जॉकी को टच करेंगे तो क्या ये नीचे वाला सर्किट कंप्लीट हो जाएगा? क्योंकि मेटल से मेटल कनेक्शन होगा, तो जहां पे आप टच करेंगे वहां से ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे सर्किट कंप्लीट होगा, इस वायर की लेंथ पे डिपेंड करता है कि कितना रेजिस्टेंस इस सर्किट में है। ऐसा क्यों? क्या आपको याद है रेजिस्टेंस लिखा जाता था रो एल बाई ए? तो ये जो वायर है इसके लिए रो कांस्टेंट है, क्योंकि एक मटेरियल जो हमने चूज किया है वो है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट है। जितनी लेंथ आप इस वायर की सर्किट में लेंगे उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है कि आपने जॉकी को कहाँ पे टच किया हुआ है। क्लियर है बात? अब हम क्या करते हैं, इस जॉकी को अलग अलग पोजिशंस पे टच करके देखते हैं कि कब इस गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग है वो 0 हो जाती है। मतलब हमें क्या चाहिए? नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मतलब गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग है वो 0 आनी चाहिए। वो पॉइंट हम यहाँ पे सर्च करते हैं, इसको अलग अलग जगह पे टच करके। ओके, अब एक बार आपको अगर वो पॉइंट मिल गया तो हम आगे की कैलकुलेशन उसमें करेंगे। तो ये होता है इसका वर्किंग सेटअप, जिसमें प्राइमरी सर्किट्स में आपको नोन चीजें हैं और सेकेंडरी सर्किट में अननोन चीजें हैं जो आपको फाइंड करनी है, जिसका ईएमएफ आपको निकालना है या पोटेंशियल डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या होगा इसका? नल डिफ्लेक्शन मेजरमेंट। नल डिफ्लेक्शन मेजरमेंट फिर बता देता हूँ, गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं होनी चाहिए, या हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी सर्किट में कोई करंट पास नहीं होनी चाहिए। गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 होनी चाहिए। नल डिफ्लेक्शन, 0 डिफ्लेक्शन यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके कैलकुलेशंस क्या क्या हो सकती हैं। तो हमने यहाँ पे एक सेटअप ले रखा है जिसमें ई प्राइमरी जो हमें पता है, एक रियोस्टेट, एक अमीटर, ये सारी चीजें यहाँ हैं। ये पोटेंशियोमीटर वायर है जिसकी लेंथ L है और जिसका टोटल रेजिस्टेंस RP है। दिस RP इज टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर वायर। और हमें पता है कि जब नीचे वाले सर्किट की बात करेंगे तो इस सर्किट में जितनी लेंथ आप इस वायर की लेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लिया जाएगा। ओके, और ऊपर वाले सर्किट के लिए अगर देखें तो ऊपर वाले सर्किट के लिए पूरा का पूरा वायर इसमें काउंट होता है, तो ये पूरा आरपी ऊपर वाले सर्किट के लिए काउंट होगा। ठीक है, यहाँ पे है ई यूके, यूके इज अननोन, वो अननोन ईएमएफ जो हमें कैलकुलेट करना है। गैल्वेनोमीटर और जॉकी, इस जॉकी को हमने एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं तो हमने टच कर करके एक नल डिफ्लेक्शन पॉइंट देख लिया, और वो नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिला यहाँ पे जो कि एक्स डिस्टेंस पे है फ्रॉम द लेफ्ट साइड ए पॉइंट से। क्लियर है बात यहाँ तक? ये आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप अभी तक आपके सामने है। हमें कुछ कुछ वैल्यूज इसमें पता है, जैसे एक्स हमें पता होती है कि क्यों यहाँ पे एक स्केल लगी हुई है। देखिए नीचे एक स्केल बनी हुई है ना, इस स्केल से हम देख सकते हैं
कि कितना वायर की लेंथ अभी नल डिफ्लेक्शन के लिए हमें मिल चुकी है। तो ये x हमें पता होता है बाय एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये नोन ईएमएफ हमें फाइंड करना है, दिस वी नो, और रियोस्टेट का भी हमें पता होता है। अब देखते हैं कि अगर इस सर्किट में करंट फाइंड करूं तो क्या करंट फाइंड की जा सकती है। यहाँ पे दो रेजिस्टेंस हैं, एक RH और एक पूरा ये वायर RP। ईएमएफ आपका चल रहा है यहाँ पे EP के बराबर। करंट हम यहाँ से निकाल सकते हैं EP बाय RH प्लस RP। ये आ गई आपकी ऊपर वाले सर्किट में करंट, ओके। अब अगर ये करंट हमें पता है तो क्या मैं यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा वो बात करते हैं। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस में पूरे वायर का देखूं तो पूरे वायर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। भाई इसका पूरा रेजिस्टेंस है RP के बराबर, इससे करंट फ्लो हो रही है I के बराबर, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा I इंटू RP। तो पोटेंशियल डिफरेंस A से B तक आप लिखेंगे I इंटू RP, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर हमें ये भी पता है कि जिसका जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के साथ लीनियरली वेरी करता है, क्योंकि रेजिस्टेंस इज ρl/a। तो जैसे जैसे लेंथ वेरी करेगी वैसे वैसे इसका रेजिस्टेंस भी वेरी करेगा, और जैसे जैसे रेजिस्टेंस वेरी करेगा वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी लीनियरली वेरी करेगा। तो हम सीधा सीधा इसको ऐसा लिख सकते हैं कि अगर पूरे वायर पे पोटेंशियल डिफरेंस IRP है तो पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर कितना होगा, वो कितना हो जाएगा। तो IRP बाय L, टोटल लेंथ इसकी कितनी है L, तो हम लिख सकते हैं पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल ड्रॉप इज IRP बाय L। और इस पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल ड्रॉप को एक नाम दिया गया है विच इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसे दिखाया जाता है लैम्डा से। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो गया, जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसका पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ रहा है, ये हो गया आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट। कैसे निकाला, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, करंट पता थी, रेजिस्टेंस पता था, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, डिवाइड बाय लेंथ कर दिया तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल गया। क्लियर बात है यहां तक। चलिए अब अपने को चाहिए नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन मतलब करंट इस सर्किट से होना चाहिए जीरो, नीचे वाले सर्किट से करंट कितना होना चाहिए, जीरो। अगर ऐसा है तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अपने को मिल रहा है वही सेम पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ तक भी होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि करंट यहाँ पे जीरो जा रही है। इसका मतलब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस A से C तक है वो इस EMF के बराबर होना चाहिए, क्योंकि नीचे तो पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ इस बैटरी की वजह से होगा। करंट जीरो है मतलब गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कोई काम नहीं आ रहा, क्योंकि अगर करंट नीचे होता तो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता। पर हमने नल पॉइंट ढूंढ रखा है, नल पॉइंट मतलब नीचे वाले सर्किट में करंट जीरो है, और जब करंट यहाँ पे जीरो है तो इसकी वजह से कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आने वाला। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा सिर्फ इस बैटरी की वजह से होगा, और यही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी अगर मिल जाता है तो इस सर्किट में करंट जीरो है। तो हम क्या कह सकते हैं कि दिस E अननोन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस लेंथ, x लेंथ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास मिल जाना चाहिए। और हमें ये भी पता है, अभी आपने फाइंड किया कि पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा। अगर मुझे x लेंथ के लिए निकालना है तो लैम्डा इनटू x, ये आपका मिलेगा अननोन EMF। बस इतना सा इसमें काम है। तो दो सर्किट आपको ध्यान रखने हैं, एक प्राइमरी सर्किट एक सेकेंडरी सर्किट। काम क्या करना है आपको, पहले प्राइमरी सर्किट का करंट निकाल लीजिए। एक बार आपने करंट निकाल लिया तो आप यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं A से B तक, I इंटू R। अगर A से B तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया डिवाइडेड बाय लेंथ कर दें तो क्या मुझे पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाएगा। यस, मुझे पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल गया, पर यूनिट लेंथ कितना होना चाहिए। अब अगर आपको नल डिफ्लेक्शन पॉइंट पता है, ये x आपको पता है, तो हम सीधा कह सकते हैं कि जितना इस x पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे नीचे भी होगा। तो x का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा लैम्डा इनटू x, नीचे पोटेंशियल डिफरेंस है इस बैटरी की वजह से, दोनों इक्वल कर दीजिए, आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि आपको ये दे रखा होता है x पूछ लिया जाता है, या x दे रखा होता है E अननोन पूछ लिया जाता है। करने का तरीका समझ में आना चाहिए। पहले प्राइमरी सर्किट को सॉल्व करेंगे, उसमें करंट फाइंड करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे वायर पे। पोटेंशियल डिफरेंस वायर का आ गया तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाएगा लेंथ डिवाइड करके। एक बार पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल गया तो जितना भी आपकी नल डिफ्लेक्शन लेंथ दे रखी है उसके हिसाब से आप
नीचे सेकेंडरी सर्किट का भी पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके चलिए, इसका जो सेकंड अपने पास एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन है दो ईएमएफ्स को कंपेयर करना, दो बैटरी के ईएमएफ को कंपेयर करना। ये अपना इसका सेकंड एप्लीकेशन है। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या हो गया, किसी अननोन बैटरी का ईएमएफ कैलकुलेट करना। दूसरा हो गया दो बैटरीज के ईएमएफ को कंपेयर करना। कंपेयर कैसे करेंगे, तो सीधा सा हिसाब है, E1 और E2 को हमने वन एट अ टाइम कनेक्ट किया। वन एट अ टाइम कनेक्ट किया मतलब यहाँ एक की है, यहाँ एक स्विच है। एक बार अगर आप स्विच को एक तरफ रखते हैं तो सिर्फ E1 इस सर्किट में है, ऐसा सर्किट है। दूसरी बार आप जब स्विच को चेंज करते हैं तो सर्किट E2 वाला बन जाता है, ऐसा। तो एक बार में एक ही बैटरी यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है। तो मान लीजिए जब E1 वाला आपका सर्किट है, इस बार सर्किट आपका ऐसा है, ये वाला सर्किट है, ठीक है। तो इस सर्किट में जो अभी हमने किया, हम क्या नल डिफ्लेक्शन पॉइंट है कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल। जब नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिल गया, लेट्स से वो लेंथ मिली x1 के बराबर, तो हमें पता चल गया कि E1 को लिखा जाएगा लैम्डा इनटू x1 के बराबर। अब सेकंड टाइम हमने स्विच को चेंज किया और सर्किट बना दिया E2 वाला, ऐसा एक सर्किट हमने अब यूज किया। इस बार अगर अपन देखें तो E2 को लिखा जाएगा लैम्डा इनटू x2, जो इसके हिसाब से नल डिफ्लेक्शन पॉइंट आएगा। दोनों को अगर कंपेयर करना है तो क्या सीधा सीधा लिखा जा सकता है E1/2 इक्वल टू x1/x2, क्योंकि लैम्डा इन दोनों में सेम रहने वाला है। लैम्डा डिपेंड करता है ऊपर वाले सर्किट पे, जितना करंट आपने निकाला, जितना पोटेंशियल डिफरेंस आया, उसके हिसाब से आपका आएगा लैम्डा। तो लैम्डा नीचे वाले सर्किट पे डिपेंड नहीं करता, ऊपर वाले सर्किट दोनों के लिए सेम है, तो लैम्डा दोनों के लिए सेम है। हम सीधा सीधा दोनों को कंपेयर कर सकते हैं उनकी नल डिफ्लेक्शन लेंथ के हिसाब से। तो जिसके नल डिफ्लेक्शन लेंथ ज्यादा, उसका ईएमएफ भी ज्यादा, सीधा सीधा ऐसा कहा जा सकता है। तो यहाँ सिर्फ कंपेयर कर पा रहे हैं, यहाँ हम उसकी एक्चुअल वैल्यू अभी कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। चलिए, तो जो पहले पढ़ा था उसी का एक थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है, ये कोई खास बात इसमें नहीं है। तीसरा इसका जो एप्लीकेशन है, ये एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। किसी बैटरी का या किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट है। तो सर्किट कैसा बनेगा इस बार देखिए जल्दी से। सर्किट ऊपर तो सेम है, अभी भी एक बैटरी लगा रखी है, स्विच है, रियोस्टेट है और अमीटर है। ऊपर वाला सर्किट सेम है, वही पोटेंशियोमीटर वायर है पूरा। इस बार सेकेंडरी सर्किट में क्या किया गया कि जो बैटरी जिसका आपको इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है वो तो कनेक्ट करी, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस आपने और कनेक्ट करा है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, जो कि हमें वैल्यू पता है, वो आपने और कनेक्ट कर दिया, ठीक है। दिस आर इज नोन, ये आपने कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। अब हमें निकालना है स्मॉल आर, जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो। तो कैसे कैलकुलेट करें? तो सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे इस बैटरी का ईएमएफ तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं, जैसा अभी हमने सीखा था। क्या करेंगे उसके लिए, इस रेजिस्टेंस को अभी हटा देंगे, ये अभी कनेक्शन में नहीं है। कनेक्शन कैसा है, सिर्फ ये पोटेंशियोमीटर वायर है और ये अपना कनेक्शन है, और इसमें भी अभी करंट जीरो है क्योंकि नल डिफ्लेक्शन पॉइंट हम यहाँ पे देख चुके हैं। तो नल डिफ्लेक्शन पॉइंट आ गया, मतलब नीचे इससे करंट जा रही है जीरो। जब करंट जीरो होती है तो चाहे यहाँ पे रेजिस्टेंस हो या नहीं हो, उसकी वजह से कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आने वाला है। करंट नहीं है तो आई इंटू आर जीरो हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो भी होगा सिर्फ इस बैटरी की वजह से होगा, और ईएमएफ जैसा हमने कैलकुलेट किया था वैसा आराम से किया जा सकता है, ठीक है। ईएमएफ आपने निकाल लिया वही पहले वाले सिस्टम से। नाउ अब हम क्या करते हैं, स्विच को क्लोज करते हैं। ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है अब ये सर्किट के कनेक्शन में आ चुका है। अब अगर ये सर्किट के कनेक्शन में आ गया है तो यहाँ पे करंट फ्लो होगी, इस सर्किट में करंट फ्लो होगी। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है, रेजिस्टेंस है और ये सर्किट पूरा क्लोज्ड है, तो यहाँ पे एक करंट फ्लो होगी। अब ये करंट ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ इस सर्किट में ही घूमे, यहाँ से बाहर की तरफ ना चले, क्योंकि ये अभी भी हमें नल डिफ्लेक्शन पॉइंट पे ही रखा हुआ है। तो अब ये जो नया नल डिफ्लेक्शन पॉइंट आया, ये लेट्स से लेंथ आई आपके पास x2, ठीक है। और नल डिफ्लेक्शन है मतलब करंट अभी भी इधर जीरो है,
तो जो भी करंट चल रहा है वो सिर्फ इस सर्किट में चल रहा है। तो मैं यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ कि दिस आई इंटू आर, जो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है, इज सेम एज दिस पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट सेम एज दिस वन, लैम्डा इंटू x2। फिर एक बार बताता हूँ आपको क्या बोला मैंने। मैंने आपको बोला कि जब हमने एक पैरेलल में रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट किया तो इस सर्किट में एक करंट फ्लो होनी शुरू हुई। ये करंट ऐसी है जो सिर्फ इस सर्किट तक ही लिमिटेड है, बाहर नहीं जा रही, क्योंकि हमने फिर से यहाँ पे एक नया नल डिफ्लेक्शन पॉइंट ढूंढा हुआ है जिसकी लेंथ लेट्स से x2 है। यहाँ तक बात ठीक है। अब ये सारी चीजें पैरेलल में है, देखो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये सारा पैरेलल कनेक्शन चल रहा है। जब पैरेलल कनेक्शन होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस सब जगह पे सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है लैम्डा x2, वो पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच इज I इंटू आर। तो ये हमने लिख लिया यहाँ पे, दिस इज I इंटू आर इक्वल टू लैम्डा x2। और क्या ये I कैलकुलेट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। एक बैटरी लगी हुई है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, नीचे एक कैपिटल R है। बैटरी अगर पोटेंशियल E है तो यहाँ I लिखा जाएगा E बाय R प्लस R। कोई खास बात नहीं है इसमें, वही हमने लिखा है, करंट इज E बाय R प्लस R। अब आप अगर यहाँ पे करंट की वैल्यू रख देते हैं तो आपको क्या मिलेगा? एक आपके पास इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन आपके पास ये है। दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो लैम्डा x1 लैम्डा x2 डिवाइड होके बचेगा x1 बाई x2, और इधर से आपके पास आया E बाय आई आर। आई की जगह पर ने डाल दिया E बाय आर प्लस आर। ये यहाँ से आपको ये जो रेजिस्टेंस है ये फाइंड हो जाएगा। दिस रेजिस्टेंस विल बी R इंटू x1 माइनस x2 बाई x2। तो करने का तरीका देखो, पोटेंशियोमीटर कोई अलग चीज नहीं है, सीधी बात है, पैरेलल सर्किट यहाँ भी बन रहे हैं। पैरेलल सर्किट कौन से बन रहे हैं? एक जो नल डिफ्लेक्शन पॉइंट वाला है यहाँ से यहाँ तक, दूसरा ये वाला सर्किट, तीसरा ये वाली ब्रांच। ये तीनों ब्रांचेस पैरेलल में हैं, और जब पैरेलल में होती हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल किया जा सकता है, और यही हमने यहाँ पे किया। ठीक है बात? तो चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उससे आपको ज्यादा क्लियर होंगी चीजें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये, a potentiometer used to determine the internal resistance of a 1.5 वोल्ट सेल। तो ये जो सेल है इसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R है जो हमें कैलकुलेट करना है। The balance point of the cell in open circuit is 76.3 सेंटीमीटर। ओपन सर्किट मतलब ये रेजिस्टेंस अभी कनेक्शन में नहीं है, तब जो इसका बैलेंस पॉइंट आया x1, जिसको हम लिख सकते हैं वो है 76.3 सेंटीमीटर्स। When a resistance of 9.5 ohm is used in the external circuit, जो ये बता रखा है, the balance point shifts to 64.8। x2 आपको दे दिया 64.8 सेंटीमीटर। Determine the internal resistance of the cell। ये आपसे बोला गया, R आपसे पूछा गया है। तो मैं आपको एक बार, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप सीधा कर सकते हैं, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R x1 माइनस x2 बाय x2। एक तो ये फॉर्मूला था। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो अपन क्या करेंगे? अपन करेंगे ऐसा कि सर्किट बनाएंगे, फिर से पूरा इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट बैलेंसिंग पॉइंट जब रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं था, तो दिस वन x1। ठीक है, दूसरा जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को आपने कनेक्ट कर दिया तब जो बैलेंसिंग पॉइंट आया वो आया x2। ओके, अब हमें पता है कि यहाँ जो करंट फ्लो हो रही है तो इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस एंड इज इक्वल टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस। ये अभी हमने बात करी थी। और अगर फर्स्ट वाले केस में देखें तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है। तो चलिए जल्दी से लिखते हैं। ये जो आपको दे रखा है 1.5 वोल्ट दे रखा है, अगर यहाँ पे ये लैम्डा है तो हम पता है कि क्या किया जा सकता है, लैम्डा इंटू x1, यहाँ हो जाएगा लैम्डा इंटू x2। हमें ऊपर वाला सर्किट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि लैम्डा हम एक कांस्टेंट मान रहे हैं और उसको यहाँ पे वैसे भी रेशियो लिख के कैंसिल कर सकते हैं। तो लैम्डा x1 आपको मिल गया 1.5 वोल्ट्स फर्स्ट से। यहाँ पे अगर देखें तो लैम्डा x2 जो आपको मिलेगा वो मिलेगा
इससे जाने वाले करंट के इनटू आर। तो करंट कितना है पहले ये फाइंड करते हैं। तो दिस इज 1.5, यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस है आर और ये नीचे रेजिस्टेंस है 9.5। तो इसमें जो करंट आएगी वो आएगी 1.5 बाय 9.5 प्लस आर इंटू 9.5। आई इंटू आर किया, आई कैसे निकाला? तो यहाँ जो बैटरी है 1.5, टोटल रेजिस्टेंस आर और 9.5 सीरीज में है, उससे करंट आ गया और ये पोटेंशियल डिफरेंस अपन ने यहाँ से यहाँ तक वाला लिख लिया। अब इन दोनों को अगर रेशियो ले लें x1 बाई x2 जिनके वैल्यूज अपने को पता है, तो x1 बाई x2 आपको क्या मिलने वाला है? 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5 बाय 9.5 प्लस r इंटू 9.5। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करें तो देखो 1.5 1.5 कैंसिल हो रहा है, ये आ रहा है आपके पास x1 बाई x2 इक्वल टू 9.5 प्लस r डिवाइडेड बाय 9.5। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 1 प्लस r बाय 9.5। x1 x2 के वैल्यूज अपने को पता है 76.3 एंड 64.8। तो 76.3 एंड 64.8 इक्वल टू 1 प्लस r बाय 9.5। ठीक है, फॉर्मूला वही बन रहा है आपके पास फिर से। तो मेरे को बस ये बताना था कि आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप सीधा रख सकते हैं, और फॉर्मूला याद नहीं है तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें बस स्टेप बाय स्टेप इसमें चलना है। फर्स्ट केस में जब रेजिस्टेंस नहीं था तो पता है कि लैम्डा x1 सीधा सीधा ईएमएफ के बराबर हो जाता है। जब सेकंड केस में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया तो जो नई लेंथ है x2, तो लैम्डा x2 यहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जाएगा I इंटू आर के हिसाब से। तो वहां से आपको जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना है। क्लियर है बात? सॉल्व आप इसको कर लेंगे। ठीक है, उसमें खाली एक ही अननोन है, आप इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको पूछा गया कि इस फिगर में 200 सेंटीमीटर का एक पोटेंशियोमीटर वायर है, लेंथ आपको दे रखी है इसकी L 200 सेंटीमीटर्स। ओके, रेजिस्टेंस इसका दे रखा है R ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 15 ओम। ओके, फाइंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर। ओके, आपको लैम्डा पूछा गया है। ऑल्सो फाइंड द बैलेंसिंग लेंथ फॉर अ 3 वोल्ट सेल। यहाँ पे आपको एक्स भी पूछा गया है। बहुत आसान सा सवाल है, देखते हैं जल्दी से। ऊपर वाला सर्किट अगर बनाया जाए फिर से तो ये 20 वोल्ट से ये 5 ओम्स हैं, और यहाँ पे जो पोटेंशियल मीटर वायर है उसका पूरा रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 15 ओम। ये हो गया ऊपर वाला सर्किट। इसमें अगर करंट पता करनी है तो आई कितना आएगा आपके पास? 20/20 है ना, 5 और 15 सीरीज में है। 1 एम्पियर इसमें जा रही है करंट। अगर 1 एम्पियर करंट है तो क्या मैं यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकता हूँ? यस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक? अगर ये ए और बी है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस ए, दिस कैन बी रिटन एज इन 15 वोल्ट्स। ये आपको मिल गया टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट होता है आपके पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय लेंथ। Gradient is total potential difference divided by length. Total potential difference is 15 volts. वो 200 सेंटीमीटर है, उसको मैं मीटर में लिखूंगा 2 मीटर्स। कितना जाएगा ये? 7.5 वोल्ट्स पर मीटर। ये आपके पास आ गया लैम्डा। अब अगर सेकेंडरी सर्किट बनाए तो सेकेंडरी सर्किट क्या है? ऊपर पोटेंशियोमीटर वायर है, नीचे एक 3 वोल्ट का एक ईएमएफ लगा हुआ है, और गैल्वेनोमीटर से हमें नल डिफ्लेक्शन फाइंड करना है। तो अगर ये लेंथ x1 है तो हम क्या कह सकते हैं? इसमें जो करंट जा रहा है I, उसके हिसाब से लैम्डा इंटू x1 इज इक्वल टू 3 वोल्ट्स। यही बात थी, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक था वही पोटेंशियल डिफरेंस नीचे भी होना चाहिए। यहाँ से आपको x1 मिल जाएगा 3 बाय लैम्डा या 3/7.5, जिसको आप करें तो ये आएगा 2/5 मीटर्स। 2/5 मीटर्स मतलब सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से आपका आंसर मिलेगा 40 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई खास बात है इसमें? क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्या कह रहा है? फिगर शो पोटेंशियोमीटर वायर या मीटर विद लेंथ ऑफ वायर 1 मीटर। ओके, यदि आपको 1 मीटर के बराबर रेजिस्टेंस, तो अपन
1 meter, potential is 10 ohm. In this term, find when Galois shows null deflection. नल डिफ्लेक्शन जब इसमें आता है तो बताइए कितनी लेंथ है ये। तो क्या करना है भाई, एक बार प्राइमरी सर्किट को देख लें, दूसरी बार सेकेंडरी सर्किट को देख लेते हैं। प्राइमरी सर्किट को अगर देखें तो ये 15 ओम है, ये 2 वोल्ट से, और पोटेंशियोमीटर लेंथ का जो वायर है वो 10 ओम से। क्या इसमें करंट निकाला जा सकता है आराम से? ये आई आपको पता चल जाएगा। आई कितना आएगा यहाँ से? 2/25 एम्पियर्स। एक बार आई मिल गया तो क्या मैं ये पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकता हूँ ए से बी तक? तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी 2/25 इंटू उसका जो रेजिस्टेंस है वो है 10। ये आपके पास आएगा 4/5 वोल्ट्स। एक बार पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया तो क्या लेमडा भी मिल जाएगा? वी ए बी बाय लेंथ, लेंथ आपके 1 मीटर, तो ये आएगा 4/5 वोल्ट पर वोल्ट। लेमडा भी आपको मिल गया। तो प्राइमरी सर्किट से अपन ने लेमडा कैलकुलेट कर लिया। अब आते हैं सेकेंडरी सर्किट पे। सेकेंडरी सर्किट है कुछ ऐसा, और ये एक्स हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे। ठीक है, गैल्वेनोमीटर से हमें पता है करंट जाता है 0, क्योंकि नल डिफ्लेक्शन पॉइंट हमने यहाँ देख रखा है। तो जो भी करंट होगा वो सिर्फ इस सर्किट में होगा। ये है 1.5, ये है 1.2 और ये है 0.3। तो अगर इसमें करंट देखें कैपिटल आई, तो ये कैपिटल आई आपको साफ साफ दिख रहा है। बैटरी है 1.5 की और दो रेजिस्टेंस है 1.2 एंड 0.3 के, मतलब 1 एम्पियर करंट इससे आपका पास हो रहा है। और जब 1 एम्पियर करंट पास होता है तो अभी हमने देखा था कि ये सारा पैरेलल में है, मतलब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी सेम एज दिस पोटेंशियल डिफरेंस। तो ऊपर वायर का अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो लिखा जा सकता है लैम्डा इंटू एक्स के बराबर, और नीचे अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाए तो करंट है 1 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस 0.3। यहाँ से आपको एक्स मिल जाएगा 0.3 बाय लैम्डा। लैम्डा इज 4/5, 4/5 को लिख सकते हैं 0.2, 4/5 इज 0.2, तो 0.3 बाय 0.2 मतलब 3/2। यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी। सॉरी, 4/5 इज 0.8 है ना, तो आपको वैल्यू मिलेगी यहाँ से 3/8 मीटर्स। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक्स की वैल्यू आ गई 3/8 मीटर्स। क्लियर है बात? तो पोटेंशियोमीटर बहुत इजी एक हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। एक बार प्राइमरी सर्किट देखो, दूसरी बार सेकेंडरी सर्किट देखो, दोनों सर्किट लिंक होते हैं बाय पोटेंशियोमीटर वायर, जहां पे लैम्डा इंटू एक्स इज पोटेंशियल डिफरेंस। बस इतना सा हिसाब यहाँ पे अपने को रखना है। क्लियर है बात? चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मीटर ब्रिज के बारे में, और उसके बाद करेंगे पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज से रिलेटेड कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस। चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में। अभी के लिए बाय बाय आप सभी को।